Hello friends, let's discuss the remaining part of the landscape of the south from 11th class Hornbill book. You may open your book if you have at the page number 36. Let's start from the beginning at the page number 36. The concept is expressed as Shen Shui, literally mountain water, which used together represent the world landscape. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट डाओइस्ट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया गया जिसे सेन शुई के नाम से, तो चाइनीज वर्ड है सेन शुई, उसके नाम से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, जिसका लिटरली मीनिंग होता है माउंटेन वाटर, यानी जो वर्डली मीनिंग है वो क्या, माउंटेन वाटर, बोथ दोनों, और ये दोनों मिलकर के एक लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पेंटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं. मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दिस रिप्रेजेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. ये दोनों चीज, दोनों एलिमेंट मिलकर के एक इमेज के दोनों एलिमेंट मिलकर के, इससे कहीं ज्यादा हम कहें कि ये कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. दो पोल, हम जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें तो पूरे अर्थ को ये एक प्रकार से इन्वॉल्व करते हैं. तो ये दो पोल है, दो एलिमेंट नहीं है, और ये दोनों मिलकर के डाओइस्ट जो कॉन्सेप्ट है, डाओ का जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं टुगेदर, एक साथ मिलकर के. द माउंटेन इज यंग, जैसे हमने बताया कि जो सेंचुरी है वो क्या, माउंटेन वाटर. माउंटेन इज यंग, माउंटेन को यंग से रिप्रेजेंट किया गया है. रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो कि वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो सीधा ऊपर आसमानी तरफ जाता है. हेवन यहां स्वर्ग की नहीं गई, टुवर्ड्स वर्टिकल की बात हुई तो स्वर्ग की तरफ या आकाश की तरफ जाता है. स्टेबल है, जो कि जो यंग है, जो माउंटेन है वो स्टेबल है, स्टेबल एलिमेंट है, वार्म एलिमेंट है. और ड्राई इन द सन, और सूखा हुआ, जो सन में सूखा हुआ है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है. वाइल द वाटर इज यिन, और जो कि वाटर है वो यिन है, तो हमने यहाँ पे माउंटेन को यंग से रिप्रेजेंट किया और वाटर को यिन, YIN जो वर्ड है उससे रिप्रेजेंट किया, जो कि हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट है, जो कि हॉरिजॉन्टल समझते होंगे. एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल. ये कैसा है, ये रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो कि हॉरिजॉन्टल है तो रेस्टिंग ऑन द अर्थ ही है. फ्लूइड है, मॉइस्ट है, एक प्रकार से वेट है, मॉइस्ट और फ्लूइड एक ही बात है. एंड कूल, और कूल एस्पेक्ट है. तो एक तरफ जो हम बात कर रहे थे माउंटेन की, वो एक ड्राई एस्पेक्ट है, वार्म एस्पेक्ट है, स्टेबल एस्पेक्ट है, और जो यिन है वो एक बार से फ्लूइड एस्पेक्ट है, हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट है, कूल एस्पेक्ट है. द इंटरेक्शन ऑफ यिन एंड यिन, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी. तो जो इंटरेक्शन है ऑफ यिन की हम बात करें तो यहाँ भी मस्कुलिन और फेमिनिन, तो हमने दो पोल की बात की थी, पोल्स की बात की थी, तो यहाँ पे हम इन पोल्स को भी थोड़ा आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. माउंटेन है वो मस्कुलिन है, और जो वाटर है वो फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स की हम बात कर लेते हैं. तो जो यिन है वो एक रिसेप्टिव एस्पेक्ट है, और ये एक फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, जब हम काउंटर पार्ट माउंटेन कहा, माउंटेन को यंग से रिप्रेजेंट किया गया है, वो एक्टिव है, मस्कुलिन एस्पेक्ट है, इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म. तो यहां हमने बात की जो यंग है वो एक्टिव है, मस्कुलिन है, और ऑफ कोर्स बताया गया है कि डाओइज्म का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसका भी पार्ट है मस्कुलिन पार्ट. यंग फेमिनिन है, यंग मस्कुलिन है. What is often overlooked is an essential third element. और जो अक्सर जो एक एलिमेंट उसको ओवरलुक, इग्नोर किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता, जिसको अवॉइड कर दिया जाता है, वो है आपका द मिडल वॉइड, वेयर द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस. जिसे हम मिडल वॉइड कहते हैं, एम्प्टी स्पेस इन द मिडल, जहां पे इंटरेक्शन, जो एक्टिविटीज होती हैं वो टेक प्लेस होती है, घटित होती है. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायामा. तो हम इसे कंपेयर कर रहे हैं इस मिडल वॉइड को, जो योगिक प्रैक्टिस है, योगा में एक प्रैक्टिस होती है प्राणायाम, उससे हम कंपेयर करें, जिसमें ब्रीथ इन, सांस को लिया जाता है, रिटेन, हम ब्रीथ को रिटेन करते हैं, रोक के रखते हैं, ब्रीथ आउट, और फिर सांस को छोड़ते हैं. द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर. वो जो सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, जहां ब्रीथ को सस्पेंड करते हैं, एक प्रकार से रोक लेते हैं, वहां पे मेडिटेशन होता है, डीप थिंकिंग होती है, ध्यान किया जाता है. द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट. और ये जो मिडल वॉइड है वो बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल पॉइंट है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता. Hence, the importance of the white unpainted space in Chinese landscape.
इसी तरह से जो चाइनीज लैंडस्केप है उसमें मिडल में जो व्हाइट स्पेस हो जाता है, जो अनपेंटेड है, जिसे ब्लैंक छोड़ा जाता है, उस पार्ट की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है। There is also where man this is also where man finds a fundamental role। तो यहाँ मैन का एक फंडामेंटल, एक बेसिक, एक मौलिक जो रोल है या उसकी भूमिका रहती है इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। और ये स्पेस कौन सा है? बिटवीन हेवन एंड अर्थ। हम कहें कि टुवर्ड्स हेवन और अर्थ, तो बीच में जो स्पेस है उसे भी हम मिडल वर्ड कह सकते हैं। ही बिकम्स द कंजुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो मिडल पार्ट है, जो मिडल स्पेस है, ये कंजुइट है, एक मीडियम है, दोनों के बीच में एक मीडियम है कम्युनिकेशन का बिटवीन बोथ पोल्स की हम बात भी कर लें कि दोनों पोल के बीच में जो स्पेस है वो एक कंजुइट है, उसे भी हम मिडल वर्ड से कंपेयर कर सकते हैं। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, और जो उसकी प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, कि हालांकि केवल सजेस्टेड है, एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, कोई कंक्रीट शेप नहीं है, सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट जिसको हम फील करते हैं, सजेस्ट करते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स। और ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो फार फ्रॉम बीइंग ऑप्रेस्ड, जिसको हम ऑप्रेस नहीं कर सकते, हर्ट नहीं कर सकते किसी भी तरह से, और ना ही जो लॉफ्टी पीक्स हैं इसको किसी भी तरह से हर्ट कर सकती हैं, ऑप्रेस कर सकती हैं, ना ही लॉस हो सकता है। ही इज इन फ्रैंकोस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन। और जो फ्रैंकोस चेंग है, कोई फिलोसफर हो सकता है, कोई पेंटर हो सकता है, उसके बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, द आई ऑफ द लैंडस्केप। तो ये जो मिडल वर्ड है, ये जो अनपेंटेड पार्ट छोड़ा जाता है, जो ब्लैंक पार्ट छोड़ा जाता है, वो आई ऑफ द लैंडस्केप कहलाता है। So this excerpt has been taken from Landscape of the Soul, Ethics and Spirituality in Chinese Painting। और थोड़ा सा एडिट किया गया है कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया और कोई खास कोई स्टोरी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट को कंपेयर किया गया है। यहाँ पे हम थोड़ा और आगे चलते हैं। गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। यहाँ पे जो आउटसाइड आर्ट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s। कि जब एक फ्रेंच पेंटर जिसका नाम जीन ड्यूबफेट है, उसने एक कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं आर्ट ब्रूट को म्यूटेड किया था, प्रोपाउंडेड किया था, प्रतिपादित किया था या डिफाइन किया था एक प्रकार से। 1940s की बात करें, 1940 में, द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो उस वक्त जो आर्ट थी, जो अनट्रेन्ड, जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, एजुकेशन नहीं ली है, लेकिन इमेजिनेशन उनमें थी, उनमें एक प्रकार से कैलिबर था, स्किल थी पेंटिंग के बारे में। हालांकि वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में थे, माइनॉरिटी में थे, ज्यादा लोगों की संख्या नहीं थी इस तरह के पेंटर्स की। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग, और इनकी जो बिगिनिंग है वो वेल्ड, लाइक प्लस हिडन, मास्क बिगिनिंग होती है, छिपी हुई बिगिनिंग होती है उनकी, शुरुआत हुई उनकी। आउटसाइड आर्ट हैज ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्परेरी आर्ट इंटरनेशनली। और ये जो एरिया था आउटसाइड आर्ट, वो इतना ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे, बट श्योरली इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया निकला, ये एरिया बहुत फास्टेस्ट ग्रो कर गया, यानी बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते गए। तो ये अभी मेजोरिटी का इंटरेस्ट बन गया था इन कंटेम्परेरी आर्ट इंटरनेशनली। तो कंटेम्परेरी की बात करें, लिविंग एट द सेम टाइम की हम बात करें, तो जो प्रेजेंट में आर्ट चल रही है, तो इंटरनेशनली थ्रू आउट द वर्ल्ड इस प्रकार के लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसमें ग्रो कर रही है। दिस जेनर इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। तो इस जेनर को, इस स्टाइल को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है कि ये उन लोगों की आर्ट है, उन लोगों की फॉर्म है एक प्रकार से, जिन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, बट और जो मेन स्ट्रीम है उन्हें आर्टिस्ट नहीं मानती है, कहते हैं कि उनको दे हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, कि उन्हें आर्टिस्ट होने का कोई राइट है ही नहीं, अधिकार ही नहीं है। जस्ट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइट। फिर भी इन लोगों ने बिना एजुकेशन के आर्टिस्टिक इनसाइट, एक स्किल दिखाई, अपनी एक हुनर दिखाया। Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offering। तो इनका जो काम है वो स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट है, एग्जैक्टली डिफरेंट जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा में जो पेंटिंग है, उसके बिल्कुल विपरीत में इन्होंने अपना काम दिखाया है और लोगों ने बड़ा उसको प्रेज किया है। स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट है, एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट में, बिल्कुल विरोध में है, ऑपोजिट इनका वर्क रहा है। अराउंड द टाइम ड्यूबफेट वाज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट इन इंडिया, एन अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज। बताया कि जब जीन ड्यूफेट फ्रांस के अंदर एक
नया कॉन्सेप्ट प्रपाउंड कर रहा था, प्रतिपादित कर रहा था, नया कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहा था। उस वक्त इंडिया में भी एक अनट्यूटर्ड जीनियस, जिसका कोई टीचर नहीं था, जिसने जो आर्ट थी वो अपने आप सीखी थी, जीनियस था, ब्रिलियंट था, वो क्रिएटिंग ए पैराडाइज, वो भी एक तरह से इंडिया में स्वर्ग का निर्माण कर रहा था, नॉट एग्जैक्टली हेवन, पैराडाइज को भी हम हेवन कहते हैं, उसी तरह की कंपैरेटिव चीज हो। तो years ago the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh। तो सालों पहले जो जंगल होता था, जो जहाँ पे माउंटेन्स होते थे, उसने उसको स्टार्ट करना शुरू किया, उसपे शेप देना शुरू किया, उसको स्कल्प करना शुरू किया और अपने लिए गार्डन बनाने की कोशिश की। वहां पे उसमें जो मटेरियल यूज किया गया, या तो उसमें स्टोन यूज किया जिसको स्कल्प किया गया था, काट करके बनाया गया था, कुछ एक वहां पे आइडल्स बनाई गई थी, मूर्तियां बनाई गई थी, या फिर रिसाइकल मटेरियल उसमें यूज किया गया था जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। और ये वर्ल्ड में आज जाना जाता है, फेमस है रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के नाम से ये चीज जानी जाती है, जिसे पैराडाइज कहा गया था। अभी इट्स 80-year-old क्रिएटिव डायरेक्टर, और इसका जो डायरेक्टर था जो 80 years old था, ही वाज नेकचंद, नेकचंद उनका नाम था, इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। और वो आज इस प्रकार से कॉल किए जाते हैं, इस प्रकार से कंसिडर किए जाते हैं कि वो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर थे, जिसने कंट्रीब्यूट किया आउटसाइडर आर्ट में, जिन्हें कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी। द 50th इश्यू स्प्रिंग 2005 ऑफ रो विजन, यूके बेस्ड मैगजीन है, पायोनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस। ये जो यूके में छपने वाली मैगजीन है रो विजन, वो पायोनियर है, पायोनियर दोज हु आर डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कोई काम पहली बार शुरू करते हैं हम पायोनियर बोल देते हैं। तो इस तरह की फील्ड में ये पायोनियर है मैगजीन, जो इस तरह की चीजों को फीचर करती है। इन्होंने भी नेचर को भी फीचर किया, उसको भी डिस्क्राइब किया, अपने कवर पेज पे उसको डाला। एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और जो रॉक गार्डन की जो स्कल्पचर है वीमेन बाय द वाटरफॉल, एक बहुत अच्छी सी स्कल्पचर वहां पे की हुई है उसने, कुछ एक स्टोन को काट करके या रिसाइकल मटेरियल यूज करके बनाया हुआ कुछ आइडल्स हैं, एक प्रकार से फॉर्म्स हैं या फेसेस बनाए हैं उन्होंने। वीमेन बाय द वाटरफॉल नाम से वो फेमस है। ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यू कवर, तो उन्होंने इस रो विजन नाम की मैगजीन के इश्यू कवर पे जो फ्रंट पेज होता है, जो इसका क्लेवर होता है, उस पे इसको स्पेस दिया जाएगा। द नोशन ऑफ आर्ट रूट और रो आर्ट was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences। तो अगर हम बात करेंगे कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस की, तो जो रो आर्ट है या आर्ट रूट है वो अपने बिल्कुल रो स्टेट में है, इन बिगिनिंग में है, वैसे इनिशियल स्टेज पे है, ज्यादा ये अभी वाइड स्प्रेड नहीं है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट। तो नेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज जैसे कि टिन टू ए सिंक, चाहे सिंक हो या टिन हो या कोई खराब हुई कार, एक रिसाइकल का मटेरियल था उसके लिए, और उस रिसाइकल चीजों से वो आर्ट फॉर्म कर रहे थे, वो आर्ट बना रहे थे, कला का रूप दे रहे थे एक प्रकार से। समथिंग नेक्शन हैज टेकन टू डिजिंग हाइट्स, और इस तरह की चीजों को उसने डिजिंग हाइट, जो चकाचौंध करने वाली बिल्कुल एक ग्लैमरस पीक पे पहुंचा दिया था, चौकी पे पहुंचा दिया था इस आर्ट को। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक। तो इस तरह से कि ये टेस्टिमनी था, रिटन प्रूफ था कि एक सिंगल मैन मेक क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, एक आदमी कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है व्हेन ही लीव्स हिज ड्रीम, जो अपने सपनों को जीता है, अपने सपनों को पूरा करने लगता है। The Swiss commissions for UNESCO will be honoring him by way of European exposition of his work। तो यूरोप में उसकी एक्सपोजिशन की जाएगी, एग्जीबिशन की जाएगी चीजों की, और वो यूनेस्को उन्हें ऑनर करेगा, इस तरह से सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा। द 5-month इंटरएक्टिव शो रिंग ऑफ नेक्शन, तो ये 5 days इंटरएक्टिव शो रहेगा, इसका नाम रखा गया रिंग ऑफ नेक्शन। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, और आने वाले अक्टूबर में भी जब ये चैप्टर पब्लिश हुआ होगा, तो आने वाले अक्टूबर में वो स्विट्जरलैंड के म्यूजियम में स्टार्ट होगा। ये म्यूजियम अजायब होगा जहाँ पे हिस्टोरिकल या फिर जो एंटिक चीजें हैं वो रखी जाती हैं। उसके बाद बेल्जियम में, फ्रांस में और इटली में इन चीजों को एग्जिबिट किया जाएगा,
प्रदर्शनी की जाएगी। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन, नेचन से। और नेचन कहता है कि सबसे बड़ा जो एंजॉय है, जो खुशी है, जो रिवॉर्ड है मेरे लिए वो ये है कि जब लोग मेरे बनाए हुए इस गार्डन में, रॉक गार्डन में वॉक करते हैं एंड दे फील देमसेल्फ एंटरटेन, और अपने आप को मनोरंजित महसूस करते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है एक आर्टिस्ट के लिए कि उसकी आर्ट को एडमायर किया जाए, प्रेज किया जाए। तो दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन यूरोपियन पेंटिंग एंड Chinese painting, then art root and outsider art. So this is the chapter number 4 for you. That's all for today. We will discuss something other in our next video. Thank you.